नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो है एक यात्रा का, जो गांव, शहर, कस्बों से होते हुए, कई जिलों से होते हुए कुछ लोग जा रहे हैं। ये यात्रा किसके द्वारा की जा रही, कौन कौन सम्मिलित हो गया, ये भी जानते हैं। वीडियो जो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, इसके पीछे का जो सच है वो भी जानते हैं। आज हमारे साथ विश्व परिवर्तन मिशन से विश्वात्मा जी हैं, उनसे जानेंगे सर किस तरह से कौन कौन जा रहा है। ये 15 सूत्री कुछ मांगे जो आप इस वीडियो में बता रहे, कैसी मांगे हैं सर? देखिए, ये यात्रा का नाम पुनर्जागरण यात्रा रखा गया है और ये किसी राजनीतिक दल की यात्रा नहीं है, बल्कि जनता की आवाज है और लोगों की मांग है। लेकिन वो उनके दिल की मांग वो अपनी जुबान पर नहीं ला पाते, ऐसा लोगों से बात करके महसूस हुआ। तो ये यात्रा आम जनता की है, जिसमें कोई भी शामिल हो सकता है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। तो ये बरेली मंडल से शुरू हो रही है, बरेली मंडल के तमाम जनपदों से होते हुए फिर ये मुरादाबाद मंडल के जनपदों में जाएगी, तहसीलों में जाएगी। वहां से ये सहारनपुर, मेरठ, अलीगढ़, आगरा, इन मंडलों से होते हुए ये कानपुर और इलाहाबाद, बनारस, गोरखपुर, यानी पूरे प्रदेश में होते हुए ये लखनऊ में पूरी होगी। और इस जो आपने कहा कि इसमें 15 सूत्री मांगों के लिए जन समर्थन मांगा जा रहा है, तो ये 15 सूत्री मांगों में जो पहली मांग रोजगार को लेकर है। देखिए, मशीनों ने लोगों का काम छीन लिया है और छीनती जा रही है। पढ़े लिखे लोगों का काम कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने छीन लिया है और जो अनपढ़ लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उनका काम ये जो ट्रैक्टर है, जेसीबी है, बुलडोजर है, इन्होंने छीन लिया है। अब रोबोट भी उनका काम छीन रहा है। तो कुल मिलाकर के जो पहली मांग है इस 15 सूत्री कार्यक्रम में, वो रोजगार को लेकर है। और मांग ये है कि सरकार को अब रोजगार के अधिकार को मूल अधिकार बनाना चाहिए, यानी फंडामेंटल राइट्स में शामिल करना चाहिए। और ये राजनीतिक मुद्दा नहीं होना चाहिए कि एक पार्टी आएगी, कहेगी कि हम 2 लाख 2 करोड़ को नौकरी देंगे। अगर आप 2 लाख 2 करोड़ को देंगे तो बाकी लोग क्या चीन से नौकरी मांगेंगे? क्योंकि सरकार नोट छापती है और वो नोट लोगों तक पहुंचेगी तभी वो जिंदा रहेंगे। इसलिए सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि नोट भी वही छापे और नोट लोगों के घर घर पहुंचाने का इंतजाम करे। अगर वो काम नहीं दे पा रही है तो वो काम किसी भी तरीके से दे, चाहे गांव में सड़कें बनवाए, गांव में सफाई का काम करवाए, गांव में नशा उन्मूलन के लिए बहुत सारे लोगों को लगाए, जो मर्जी उसका काम हो। लेकिन अब रोजगार राजनीति का मुद्दा नहीं होना चाहिए, राजनीतिक पार्टियों का विषय नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जिंदगी से जुड़ा सवाल है। इसलिए रोजगार मूल अधिकार होना चाहिए, जिससे कि इस कानून के बनने के बाद लोग अदालतों में, हाई कोर्ट में जाएं, एक रिट कर दें और उस रिट से एक आदेश ला करके सरकार के दफ्तर में जमा कर दें और सरकारी नौकरी लें। और इसमें हम ये भी कह रहे हैं कि आज लगभग 1 करोड़ 74 लाख लोग सरकारी नौकरी में हैं। अब ये 1 करोड़ 74 लाख लोग 8 घंटे काम करते हैं। तो जब बेरोजगारी का इतना बड़ा दबाव है, इतना बड़ा संकट है, इतनी बड़ी तकलीफ है, तो लोगों को 8 घंटा काम क्यों करा रहे हैं? काम के घंटे आधा कर दो, वो 8 घंटे की बजाय 4 घंटे काम करें और उनका वेतन भी आधा कर दो। अगर कोई 1 लाख रुपए पा रहा है तो 50,000 रुपए में काम करे। इस प्रकार क्या होगा कि 1 करोड़ 74 लाख यानी लगभग 1.25 करोड़ और लोग नौकरी में आ जाएंगे, सरकारी नौकरी में, और सरकार को 1 पैसा फालतू नहीं खर्चा करना पड़ेगा। यह सोचने की बात है कि सरकारी कार्यालय में जब एक चपरासी भी होता है, प्राइमरी का मास्टर भी 70-80 हजार रुपए लेता है, लेकिन प्राइवेट स्कूल में वही काम करने वाला एक प्राइवेट मास्टर 5,000 रुपए में काम करता है। तो सरकार के लिए ये सोचने का विषय तो है। दूसरी मांग सर? दूसरी जो मांग है वो युद्ध से संबंधित है। देखिए, यूक्रेन के खिलाफ युद्ध छेड़ा गया और पूरा यूक्रेन बर्बाद हो गया। एक खूबसूरत खुशहाल देश खत्म हो गया, खंडहर बन गया। उसकी तमाम जमीन रूस ने कब्जा कर लिया, क्रीमिया को पहले ही कब्जा कर चुका था। अब जो लोग कल तक सरकारी अपनी मदद दे रहे थे, अमेरिका जैसे देश, अब वो अपनी मदद के एवज में ये कह रहे हैं कि या तो पैसा दो, वापस करो, नहीं तो जो तुम्हारे खनिज हैं वो मेरे नाम लिख दो। तो ये गजब स्थिति है। तो इसका मतलब यह है कि कानून का शासन, कानून का राज केवल देश के स्तर पर है, विश्व के स्तर पर कोई कानून का शासन नहीं है। हमारी जो दूसरी मांग ये है
कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ को यूनाइटेड नेशनल गवर्नमेंट यूएनजी में बदला जाए, यानी उसको एक इतने पावर, इतने अधिकार दे दिए जाएं कि वह लोगों को वैश्विक अधिकार दे सके, युद्ध रोक सके। ये जो पर्यावरण की समस्या है, धरती गर्म हो रही है, इस धरती को बचा सके, हमारे इकोलॉजी को बचा सके और हमारी धरती को सुरक्षित कर सके, इसकी उम्र बढ़ा सके। इसके अलावा कई और भी वैश्विक अधिकार हैं। उन सभी 21 वैश्विक अधिकारों को देने के लिए, उनकी गारंटी देने के लिए, उनकी मंजूरी देने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ को अपग्रेड किया जाए, थोड़ा आगे और ताकतवर बनाया जाए और उसको यूएनजी में तब्दील कर दिया जाए। ये हमारी दूसरी मांग है। और जो हमारी तीसरी मांग है, आप देख रहे हैं कि चुनाव होते हैं, उस चुनाव में जो बहुत खर्चा कर सकते हैं 10-20 करोड़, वही लोग चुनाव लड़ सकते हैं। सभी पार्टियों में साइकिल वाले, मोटरसाइकिल वाले भी काम करते हैं, पुलिस के लाठियां खाते हैं, धरने करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, गांव गांव गली गली जाके वोट मांगते हैं, चुनाव प्रचार करते हैं, कितना दुख तकलीफ उठाते हैं। लेकिन जब टिकट की बात आती है तो सभी पार्टियां कहती हैं, ढूंढती हैं एक ऐसे आदमी को जिसके पास 10-20 गाड़ी हो, बहुत अमीर आदमी को ढूंढती हैं, क्योंकि वही चुनाव जीत पाएगा। तो ऐसी स्थिति में बहुत अमीर आदमी तो देश में कितने हैं? 100 में से 3 आदमी हैं। तो 100 में से 3 आदमी चुनाव लड़ पाते हैं, बाकी 97% आदमी का संसद में और विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व ही नहीं होता, क्योंकि साइकिल और मोटरसाइकिल पर चलने वाले को कोई पार्टी टिकट नहीं देती। ये जो समस्या है, ये 3% लोगों का शासन लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता, इसको आप आर्थिक अल्पसंख्यकों का शासन कह सकते हैं। इसलिए इसको लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के लिए और लोकतांत्रिक सरकार बनाने के लिए यह जरूरी है कि जैसे एससी एसटी को संसद में, विधानसभाओं में आरक्षण मिला, वैसे ही अब जो गरीबी रेखा के नीचे हैं और गरीबी रेखा के ऊपर हैं, उनको भी आरक्षण मिले। यानी हमारा सुझाव है कि 25% संसद की और विधानसभाओं की सीटें आरक्षित कर दी जाएं, रिजर्व कर दी जाएं उनके लिए जिनके नाम गरीबी रेखा में हैं, और बाकी 72% यानी 72% जो सीटें हैं उनके लिए आरक्षित कर दी जाएं जो मोटरसाइकिल पे चलते हैं या छोटी मोटी कार पे चलते हैं, लेकिन वो जो इनकम टैक्स के ऊपर का स्लैब है उसके नीचे है। और जो बाकी 3% हैं, वो 3% सीटें संसद की और विधानसभाओं की वो इनकम टैक्स वालों के लिए रिजर्व कर दी जाएं जो आयकर देते हैं, यानी अमीरी रेखा के ऊपर हैं। अब अमीरी रेखा का कोई कानून नहीं है, तो जब तक सरकार अमीरी रेखा का कानून नहीं बनाती तब तक इनकम टैक्स देने वाले, आयकर देने वालों को ही अमीर मान लिया जाए। जब सरकार कानून बना देगी तो आयकर देने वाले बहुत से लोग अमीरी रेखा के नीचे आ जाएंगे और जो अमीरी रेखा के ऊपर हैं उनको 3% सीटें आरक्षित कर दी जाएं। ये हमारी तीसरी मांग है। चौथी मांग है हमारी, वो उत्तराधिकार को लेकर के है। देखिए, एक आदमी मेहनत करता है या तिकड़म करता है या घोटाला करता है या अपराध करता है या भ्रष्टाचार करता है या बड़ा प्रतिभाशाली होता है, वो बहुत पैसा जिंदगी में इकट्ठा कर लेता है। इकट्ठा करने के बाद वो मर जाता है और हमारे देश का जो दोषी उत्तराधिकार कानून है वो सारा का सारा पैसा उनके बेटों को दे देता है। इसके कारण पूरे देश का पैसा एक आदमी के पास गया और 2, 3, 4 पीढ़ी के बाद पूरे देश के लोग कमाते हैं और सारा पैसा मुट्ठी भर लोगों के हाथ में चला जाता है। और उत्तराधिकार जो अनलिमिटेड, असीमित उत्तराधिकार कानून है उससे उनके बच्चों को चला जाता है। तो इस पर रोक लगाने के लिए हम मांग कर रहे हैं कि एक उत्तराधिकार, आर्थिक उत्तराधिकार सीमांकन कानून बनाया जाए, इकोनॉमिक इनहेरिटेंस सीलिंग एक्ट, जिसमें तय कर दिया जाए कि भाई 100 करोड़ या 200 करोड़ या संसद जो तय करे कि इतनी रकम से ज्यादा कोई व्यक्ति मरेगा तो उसके बच्चों को नहीं मिलेगी। हाँ, 10 करोड़ मिल जाएगी, 20 करोड़ मिल जाएगी, बाप की कमाई हुई 50 करोड़ मिल जाएगी, बाप मां की कमाई हुई 100 करोड़ मिल जाएगी, 200 करोड़ मिल जाएगी, लेकिन पूरे देश का पैसा एक आदमी ने कमा लिया,
तो पूरे देश का संपत्ति धन दौलत उनके बच्चों को स्थानांतरित होना लोकतंत्र के खिलाफ है। और इसीलिए जापान ने इस पर लिमिट लगाई हुई है कि कोई मरता है तो लगभग 80% उसका पैसा सरकार के पास चला जाता है। अमेरिका में भी इसी तरह की रोक टोक है, आधा पैसा सरकार के पास चला जाता है, लेकिन भारत में कोई रोक टोक नहीं है। और चूंकि जो बहुत संपन्न लोग हैं वो सरकार पर दबाव रखते हैं, वो मानते नहीं इस बात को, इसलिए सरकार के लोग जानते तो हैं कि ये गलत बात है, लेकिन जुबान नहीं खोल पाता कोई। अब जुबान तभी खोल पाएंगे जब जनता खड़ी होगी और अपने नेताओं को अधिकार देगी कि हां, आप अमीरों पर एक लिमिट से, जो अमीर हैं, अमीरी रेखा के जो ऊपर हैं, उन पर कोई लगाम लगाइए, उन पर नकेल लगाइए, उन पर कोई लिमिट लगाइए। इस तरह के अधिकार जब जनता नेताओं को देगी तभी नेता लोग ये काम कर पाएंगे। हमारी जो पांचवी मांग है वो किसानों से संबंधित है। उसमें हमने ये कहा है कि ये जो किसान हैं वो बेचारे इतने घाटे में रहते हैं कि आप किसी भी किसान परिवार को देख लो कि अगर कपड़ा जुटता है तो खाने को नहीं जुटता, खाना जुटा तो दवाई को नहीं जुटता, मतलब वो परेशान रहते हैं, जिंदगी भर पीढ़ी दर पीढ़ी परेशान रहते हैं, क्योंकि उनका जो पैदावार है, जो अनाज पैदा करते हैं, फल पैदा करते हैं, सब्जी पैदा करते हैं, दूध पैदा करते हैं, वो इतने सस्ते में बिक जाता है कि उनके घर में कुछ बचता ही नहीं है। लागत ज्यादा हो जाती है, आमदनी कम हो जाती है। इसको रोकने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी दिया जाए, यानी जितना खर्चा किसान का हो रहा है उससे थोड़ा बढ़ा के उनको पैसा दे, और अगर बाजार में इतना पैसा ना मिले तो सरकार खरीदने की गारंटी दे, जिससे कि किसानों के घर में पैसा जा सके। ये हमारी पांचवी बात हुई। और जो हमारी छठवीं बात है वो है दक्षिण एशिया के बारे में, कि देखिए यूरोप के 27 देशों ने मिलके एक यूनियन बना लिया। अब उनके यूनियन बनाने के बाद पहले एक देश दूसरे देश को मारने, उनका खून का प्यासा था। पूर्वी जर्मनी पश्चिमी जर्मनी का ऐसा बंटवारा हुआ कि रातों रात दीवार खींच गई। जो अगर पति एक देश में था, पत्नी दूसरे देश में थी, तो रातों रात दीवार खींच दी गई और वो कभी नहीं मिल पाए। बच्चा एक देश में था, मां दूसरे देश में थी, तो दीवारें खींच गई। इतना कठोर बंटवारा हुआ था पूर्वी जर्मनी पश्चिमी जर्मनी का। लेकिन आज दोनों एक हो गए, 27 देश एक हो गए। उन्होंने एक संसद बना ली, एक सरकार यानी कमिश्नरेट बना लिया, इन्होंने एक सारे मिलके एक सेना बना ली, इन्होंने अपनी अपनी नोट खत्म कर दिया, एक नोट बना दिया, उन्होंने बॉर्डर खोल दिए, कहीं भी आओ कहीं भी जाओ, कहीं भी पढ़ो कहीं भी लिखो, कहीं धंधा करो, कहीं बिजनेस करो। पूरे यूरोप का एक वीजा पासपोर्ट का सिस्टम हो गया, यानी और पूरे यूरोप के 27 देशों की एक सुप्रीम कोर्ट बन गई, अदालत बन गई। अब जो सीमा के झगड़े थे, वो सीमा के झगड़े युद्ध से नहीं निपटते, अदालतों में मुकदमा करते हैं, उसमें सभी देशों के जज बैठे रहते हैं और उसमें निष्पक्ष फैसला होता है। जो फैसला हो जाता है वो सभी देश मान लेते हैं। यानी कानूनी तरीके से अब अपने झगड़े का निपटारा यूरोप के देश कर रहे हैं, जिन्होंने संप्रभुता की और राष्ट्र की परिभाषा दी थी। अब उसी परिभाषा की नकल भारत ने किया है, हम लोगों ने किया है और हम मर रहे हैं। हमारी अगली मांग यह है कि जैसे यूरोप के 27 देशों ने एक यूनियन बना लिया, उसी तरह भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, ये जो भारत के पड़ोसी देश हैं, ये सारे मिलके भी एक यूनियन बना लें, अपनी मिल करके एक संसद बना लें, मिल करके एक सरकार बना लें, मिल करके एक अदालत बना लें, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई सुपर कोर्ट बना लें, और अपने जो आपसी झगड़े हैं, विवाद हैं, वो अदालत से निपटा लें। युद्ध का खतरा खत्म हो जाएगा। क्योंकि अब अगर युद्ध हुआ, मान लो कि भारत के किसी पड़ोसी देश की जमीन का इस्तेमाल चीन किया या कोई विकसित देश किया, तो भारत का वही हश्र होगा, वही हाल होगा जो यूक्रेन का हुआ है। इसलिए चूंकि युद्ध हो जाए, जब लड़ाई छिड़ जाए, तब सोचो, तब विचारो। उससे अच्छा है कि लड़ाई छिड़ने, युद्ध छिड़ने से पहले जनता को खड़ा होना पड़ेगा और सरकार को अधिकार देना पड़ेगा कि भाई हम आपको पावर देते हैं कि आप यूरोपियन यूनियन की तरह दक्षिण एशियाई देशों का यूनियन बनाइए। सातवीं मांग क्या है सर आपकी? हमारी जो सातवीं मांग है वो राजनीतिक उत्तराधिकार के बारे में है। आज देखिए, एक आदमी मुख्यमंत्री बन गया, एक आदमी प्रधानमंत्री बन गया,
वो सोचता रहता कि मैं अपने बेटे को कैसे सेट करूं। एक आदमी सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया, हाई कोर्ट का जज बन गया, चीफ जस्टिस बन गया, वो दिमाग में लगाता रहता है कि मैं अपने बेटे को सुप्रीम कोर्ट का जज कैसे बनाऊं, हाई कोर्ट का जज कैसे बनाऊं। तो हमारी जो 7वीं मांग है वो राजनीतिक उत्तराधिकार को खत्म करने के बारे में। हम चाहते हैं कि एक कानून बने कि संवैधानिक पदों पर बैठे हुए जो प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज हैं, जो ऑडिटर जनरल हैं, जो सीएजी हैं, गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं, ये लोग अपने पदों पर बैठें तो उनके जो रक्त संबंधी हैं, उनके बेटा हैं, उनकी बेटी हैं, उनकी पत्नी है, उनके पति हैं, वो उन पदों पर बैठने के अयोग्य घोषित कर दिए जाए। जैसे क्रीमी लेयर बना और उनके मूल अधिकार को कंप्रोमाइज कर दिया गया, उसी तरह से अगर किसी का बाप संवैधानिक पदों पर पहुंचता है, किसी का पति या पत्नी संवैधानिक पद पर पहुंचता है, तो उसको तमाम लाभ मिलता है। अगर पति मुख्यमंत्री बन गया तो पत्नी को ऑटोमेटिक सुरक्षा मिल जाती है। तो जो कुछ फायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी होने चाहिए, यानी संवैधानिक पद पर बैठने वालों को के पदों पर उनके रक्त संबंधियों को बैठने पर रोक लगा दी जाए। तो जो राजनीति में, न्यायालय में और विधायिका में इसमें जो वंशवाद चल रहा है, ये वंशवाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। वंशवाद के खिलाफ राजनीति बहुत होती है, भाषणबाजी बहुत होती है, लेकिन वंशवाद के खिलाफ कोई कानून नहीं बनता। इसलिए हम चाहते हैं कि वंशवाद को खत्म करने के लिए राजनीति में कानून बनाया जाए, जिसको हम कह रहे हैं पॉलिटिकल इनहेरिटेंस एलिमिनेशन एक्ट। ये हमारा 7वां बात है। वो 8वीं बात हमारी व्यभिचार से संबंधित है। देखिए, हमारे यहां तो बड़ी पवित्रता परिवारों में होती है। आप बिहार में, उत्तर प्रदेश में चले जाएं, पूर्वांचल में, तो वहां जो जेठ होता है उसको तो छोटे भाई की पत्नी कभी छूती भी नहीं है। उनको इतनी पवित्रता का रिश्ता रहता हमारे घर परिवार में। लेकिन हमारे ही देश में कुछ बहुत पैसे वाले लोग हैं, अरबपति खरबपति हैं, वो लोग इस बात को नहीं ठीक मानते। वो उनके लगता है उनकी पत्नी, उनके पति अगर किसी से मन बन रहा है तो जाके उनके साथ रहें, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाएं, सोएं, कुछ भी करें, तो वो मान लेते हैं कि चलो ठीक है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने व्यभिचार को गलत मानने वाला, अपराध मानने वाला कानून खत्म कर दिया 497, और सरकार ने भी उसको मान ली। देश में जनमत संग्रह नहीं हुआ, देश में इस बात पर वोट नहीं मांगी गई, देश के लोगों से समर्थन नहीं मांगा गया, पूछा नहीं गया कि ये बताइए कि क्या किसी का पति किसी दूसरे की पत्नी के साथ सोए तो ये गलत है कि सही है। बिना पूछे ये मान लिया गया सही है। इसी प्रकार यह अधिकार दे दिया गया कि कोई लड़की चाहे तो बिना शादी के बच्चा पैदा करे। हमारे देश के समाज से पूछा गया क्या कि एक कुंवारी लड़की बच्चा पैदा कर सकती है? यह बिना जनता से पूछे इसको सही करार दे दिया गया। इस तरह से बिना शादी के लिव इन रिलेशन के बारे में बातें आ गई कि भाई बिना शादी के लड़के लड़कियां साथ रह सकते हैं, और जब तक रहें, और अलग होना चाहें अलग हो जाएं। तो ये जैसे जो रूम पार्टनर होते थे वैसा कर दिया। तो क्या देश के जनता से, देश के समाज से, देश के परिवार से ये बात पूछी गई? तो अगर नहीं पूछी गई तो ये फटाफट ये कानून क्यों बनाए जा रहे हैं? ये कानून हमारे देश की सभ्यता, हमारे देश की संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं, हमारे परिवारों को बर्बाद कर रहे हैं। हमारे परिवार वहां पहुंच जाएंगे जैसे जंगलों में जानवर रहते हैं कि कोई किसी के साथ कुछ भी करता है। इस तरह के जानवर बनाने की कोशिश हो रही है। अगर 1% धनवान लोगों के घरों में इस तरह का व्यभिचार चलता है तो ये देश के 99% लोगों के घरों में ये व्यभिचार नहीं चलता। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार एक नया कानून बनाए, अब भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति, परिवारों की इज्जत को बचाने के लिए एक नया व्यभिचार नियंत्रण कानून बनाए, जिसमें समाज की जो सभ्यता संस्कृति पहले से चली आ रही है, परिवार की पवित्रता जो चली आ रही है, उस पवित्रता की रक्षा हो सके और ये व्यभिचार का कंट्रोल हो सके। यह हमारी 8वीं मांग है सरकार से। एक 9वां सवाल भी है
कि अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया कि भाई ये जो अनुसूचित जाति जनजाति SC ST के लोग हैं, उनमें से जो कुछ अमीर परिवार हो गए हैं, ज्यादातर नौकरियां वही लोग कब्जा कर ले रहे हैं, क्योंकि उनके बच्चे अंग्रेजी स्कूलों में, महंगे स्कूलों में पढ़ते हैं और जब परीक्षा होती है तो 90%, 95%, 98%, 99% लाते हैं। और उनका मुकाबला जब बड़े होकर के सरकारी स्कूलों के जो SC ST के बच्चे हैं, वो लोग कंपटीशन में बैठते हैं, डॉक्टर की परीक्षा देते हैं, इंजीनियर की परीक्षा देते हैं, तो ये जो सरकारी स्कूल वाले हैं ये फेल हो जाते हैं। इसलिए फेल हो जाते हैं कि ये इतना नंबर नहीं पा पाते क्योंकि उनके माँ बाप इतने योग्य नहीं होते, पढ़े लिखे नहीं होते, उनके स्कूल भी इतने अच्छे क्वालिटी के नहीं होते हैं। तो अब ऐसे ही है जैसे 100 किलो का पहलवान और 30 किलो का पहलवान एक अखाड़े में लड़ा दिए जाए तो 30 किलो वाला तो अपने आप बेचारा पटका जाएगा, उसको कुश्ती आती होगी तब भी पटका जाएगा। 100 किलो वाला लद पड़ेगा तो गिर जाएगा वो। तो यानी जो खेल के नियम हैं इनका उल्लंघन हो रहा है, समानता का उल्लंघन हो रहा है, अवसरों की समानता नहीं मिल पा रही है अमीर SC ST के बच्चों के और गरीब SC ST के बच्चों के। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यही बातें समझ करके फैसला दिया कि जैसे OBC के आरक्षण में यह नियम है कि एक बार कोई कलेक्टर बन गया, IAS बन गया तो उसका बेटा नहीं बन पाएगा, इसी तरह कोर्ट ने कहा कि यही फार्मूला क्रीमी लेयर का SC ST के आरक्षण में भी लागू कर दिया जाए। और उन्होंने सरकारों का आदेश दिया कि आप सर्वे कराओ और सर्वे करा करके इस पर अलग अलग प्रदेश या केंद्र सरकार कानून बनाए। अब ये जब सवाल आया तो देश भर के जो सांसद थे, अलग अलग पार्टियों के जो SC ST के थे, वो एकजुट हो गए और उन्होंने प्रधानमंत्री पर दबाव डाला और ये बयान दिलवा दिया कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा। मतलब यह हुआ कि अगर क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा तो SC ST के 3% लोग 100% नौकरियां खाते रहेंगे और जो 97% लोग हैं उनको चपरासी की भी नौकरी नहीं मिलेगी। और SC ST के जो अमीर लोग हैं वो एक र्यूमर फैला रहे हैं, गलत फहमी फैला रहे हैं, समाज को गुमराह कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि पहले से SC ST के नौकरियां खाली हैं, उनकी कुर्सियां खाली हैं, उस पर बैठने के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं। अरे भाई, चपरासी की कुर्सियां खाली नहीं है, उस पर लगा दो क्रीमी लेयर। क्लर्कों की कुर्सियां खाली नहीं है, उस पर लगा दो क्रीमी लेयर। पुलिस की कुर्सियां खाली नहीं है, उस पर लगा दो क्रीमी लेयर। बैंकों की नौकरियां खाली नहीं है, उस पर लगा दो क्रीमी लेयर। रेलवे की नौकरियां खाली नहीं है, उस पर लगा दो क्रीमी लेयर। मतलब यह है कि जो खाली कुर्सियां हैं वो फर्स्ट क्लास की जो नौकरियां हैं, 1 नंबर की नौकरी है IAS की, बड़े बड़े साइंटिस्ट की, कुछ यूनिवर्सिटीज में कुछ विभागों के प्रोफेसरों की। ये नौकरियां हैं कितनी? 100 में से 5 नौकरी होती हैं। तो जो 95 नौकरियां हैं वो चौथे दर्जे की हैं, तीसरे दर्जे की हैं, दूसरे दर्जे की हैं। इन तीनों पर तो कम से कम क्रीमी लेयर लगा दो। ये बात दलित बिरादरी के SC ST के अमीर सांसद नहीं बोल रहे हैं, अमीर पत्रकार नहीं बोल रहे हैं, उनके मीडिया के लोग नहीं बोल रहे हैं, उनकी पार्टियों के नेता नहीं बोल रहे हैं। सब एक सुर से ये कह रहे हैं आरक्षण खत्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने तो ऐसा नहीं कहा कि आरक्षण खत्म कर दो। इसलिए हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि अब चूंकि जो SC ST के अमीर अपनी 97% गरीब आबादी को शोषण करना चाहते हैं, उनको गुलाम बना के अपने घरों में झाड़ू पोछा लगवाना चाहते हैं और उनको पैसा भी नहीं देना चाहते, बाजार के रेट से 2000, 3000, 4000 देकर के काम कराना चाहते हैं, तो अब तो 97% SC ST गुलाम हो गया। उनकी लड़ाई कौन लड़ेगा? अगर SC ST के अमीर लोग नहीं लड़ेंगे तो हम कह रहे हैं ये लड़ाई लड़ने के लिए OBC और जनरल को लोग इकट्ठे हो जाएं, यूनाइट हो जाएं, एकजुट हो जाएं, मिल करके गठबंधन बना लें, एकता बना लें और एकता बना के SC ST के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है वो क्रीमी लेयर लागू कर दे। तो इसके लिए हम कहते हैं कि अब OBC राज नहीं चाहिए, OBC राज की बजाय GBC राज चाहिए और देश के सवर्णों को, देश के OBC को, देश के SC ST को अब GBC राज यानी जनरल और बैकवर्ड के संयुक्त शासन, संयुक्त सरकार की वकालत जो लोग कर रहे हैं उनको वोट दें, उनका साथ दें।
इस प्रकार दलितों का उद्धार हो पाएगा। यह जो जीबीसी शासन करना, लागू करना, जीबीसी की सरकार बनाना और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करके 97% दलितों का आर्थिक रूप से कमजोर, आर्थिक रूप से गुलाम, जो आर्थिक रूप से अस्पृश्य, आर्थिक रूप से छुआछूत के शिकार, आर्थिक असमानता के शिकार, आर्थिक गुलामी के शिकार जो दलित हैं, उनको उद्धार करें। ये हमारी 9वीं मांग है। आगे बढ़ते हैं कि देखते हैं कि 10वीं मांग में क्या रखा गया आम जनता के लिए और किन मांगों को लेकर अब आगे बढ़ रहे हैं हम। देखिए, जो हमारी जो अगली बात है वो ये है कि हम एक वर्करशिप एक्ट बनाने की मांग भी कर रहे हैं। यानी जो काम करते हैं राजनीतिक पार्टियों में जो बेरोजगार हैं, यानी राजनीतिक पार्टी में 1000 कार्यकर्ता काम करते हैं, एक को टिकट मिल जाता है, 999 बेरोजगार रहते हैं। हम इनको राजनीतिक बेरोजगार या राजनीतिक बेरोजगारी के शिकार मानते हैं। हम कहते हैं कि जब एक आदमी को टिकट मिल जाता है तो वो जनता की सेवा करते करते अचानक मेवा खाने लगता है, उसको वेतन मिलने लगता है, उसको पेंशन मिलने लगती है, उसको फ्री में हवाई जहाज हो जाती है, उसको फ्री में ट्रेन हो जाती है, सब कुछ मिल जाता है। किसको? जिसको टिकट मिल जाएगा चुनाव जीत जाएगा। और जो 999 आदमी और थे जो पार्टी के लिए काम कर रहे थे, उन बेचारों को क्या मिलता है? पुलिस की लाठी और भूख प्यास, भूखे प्यासे रह के काम करते हैं। तो हम ये जो 999 आदमी हैं, इनके लिए चाहते हैं कि सरकार अपने खजाने से पैसा दे, और इसके लिए हमने विस्तार से योजना दी है कि वोट के अनुपात में ये लोग भी चुनाव लड़ें और जो चुनाव में जितनी वोट पाए, वोट के हिसाब से उनको कुछ पैसा दिया जाए, जिससे कि कोई 1000 वोट पाए तो 10, 20, 50 लाख रुपया उसको मिल जाए, कोई 2000 वोट पाए तो और पैसा मिल जाए, कोई 10,000 वोट पाए, 20,000 वोट पाए, 1 लाख वोट पाए तो और पैसा मिल जाए। यानी वोट के अनुपात में उन लोगों को भी सरकार पैसा दे जो चुनाव हार जाते हैं, और जब उनको पैसा मिलने लगेगा तो वो फिर किसी आदमी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे, वो अपनी आत्मा अंतरात्मा की आवाज पे काम करेंगे और उन्हें किसी व्यापारी को ब्लैकमेल करने, उनके अपहरण करने, उनका दबाव डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राजनीति से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। ये जो गलत चरित्र, आपराधिक चरित्र के लोग राजनीति में आते हैं, वो सब भाग जाएंगे, अच्छे चरित्र के लोग राजनीति में आ जाएंगे। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि समाज सेवा करने वालों को वेतन दिया जाए, राजनीतिक काम करने वालों को, पार्टियों में जो करते हैं उनको वेतन दिया जाए। इसके लिए विस्तार से एक कानून बनाया जाए। इसी को लेकर आगे चलते हैं, बढ़ते हैं अगली मांग को लेकर। और कौन सी मांग है, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि इस बार जनता के लिए कौन सी मांग लेकर आए विश्वात्मा जी। देखिए, हमारी जो 11वीं मांग है वो ये है कि चुनाव सुधार होना चाहिए। ये जो आज का जो चुनाव प्रणाली है, इस चुनाव प्रणाली में बहुत अमीर लोग ही MP MLA का टिकट लेकर के चुनाव लड़ पाते हैं, ज्यादातर लोग बाहर रहते हैं। अगर ज्यादातर आदमी 100 में से 97 आदमी चुनाव ही नहीं लड़ सकता, तो इसका मतलब ये लोकतांत्रिक शासन, बहुमत का शासन नहीं चल रहा है, ये आर्थिक अल्पसंख्यकों का शासन चल रहा है। और ये जो चुनाव प्रणाली है, ये लोकतंत्र को पैदा होने से रोक रही है। चुनाव लोकतंत्र का सबूत नहीं है। ये देखना जरूरी है कि क्या बहुमत का शासन चल रहा है। वो तो साफ साफ दिख रहा है कि 100 में 97 आदमी चुनाव न लड़ सकता है न जीत सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि हमें चुनाव सुधार की जरूरत है। इसके लिए हमने सरकार से मांग किया है कि इलेक्शन कराने के जो नियम हैं, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम था, उसकी नए सिरे से समीक्षा होनी चाहिए और उस पर देश के विद्वानों से विचार विमर्श करके ऐसी चुनाव प्रणाली अपनाई जानी चाहिए जिससे यह पता चले कि हाँ, वास्तव में बहुसंख्यकों का शासन चल रहा है। और इसके लिए हमने ये भी कहा है कि ये पार्लियामेंट का जो इलेक्शन होता है, इस पार्लियामेंट का इलेक्शन करने का प्रधानमंत्री का जो चुनाव है, प्रधानमंत्री का चुनाव में सांसद लोग वोट देते हैं, MP। इसी तरह मुख्यमंत्री के चुनाव में विधायक लोग वोट देते हैं। हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि साहब, ये आप जो सांसदों को प्रधानमंत्री के चुनाव में वोट देने का अधिकार मिला है,
ये अधिकार उनका खत्म करके ये अधिकार गांव के प्रधानों और शहरों के सभासदों को दे दो। यानी 545 आदमी चुनाव करते हैं प्रधानमंत्री का, और ये जो 545 आदमी हैं ये सब लोग अपनी अपनी पार्टी के बेचारे गुलाम जैसे होते हैं। वो सभी जानते हैं कि हम अपने पार्टी के मुखिया सुप्रीमो की बात नहीं मानेंगे तो हम अगली बार टिकट नहीं पाएंगे, और टिकट नहीं पाएंगे तो राजनीति खत्म। मतलब टिकट पाने के लिए जो सांसद, जो विधायक को जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए, जनता के सुख दुख का ध्यान रखना चाहिए, वही सांसद और वही विधायक जनता का सुख दुख ध्यान नहीं रखते, वो अपने पार्टी सुप्रीमो के इशारे पर चलते हैं। यानी कि सांसद और विधायक ये लोग पार्टियों के प्रतिनिधि हो गए हैं, ये जनता के प्रतिनिधि नहीं रह गए। और ये लोग 545 आदमी जब प्रधानमंत्री चुनेंगे तो इससे ज्यादा अच्छा है कि भाई ये जो गांव के प्रधान हैं, देश में 6 लाख के लगभग गांव होंगे और सभासद हैं, सभासद और गांव दोनों गांव पंचायत मिला दिया जाए तो लगभग 5, 5.5 या 6 लाख लोग प्रधानमंत्री के चुनाव में वोट डालें तो कम से कम देश के 3 लाख चुने हुए जनप्रतिनिधि प्रधानमंत्री तय करेंगे तो आज की व्यवस्था से अच्छा होगा। इसी प्रकार हम मुख्यमंत्री चुनने के लिए भी बात कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चुनाव अब विधायक लोग ना करें, उनका चुनाव करने का अधिकार जिला पंचायत के सदस्यों को और शहरों के सभासदों को दे दो। इससे क्या होगा कि देश में, मान लो उत्तर प्रदेश की कहानी सुनो, उत्तर प्रदेश में 425 विधायक होते हैं। ये 425 में से मुख्यमंत्री बनने के लिए आधे चाहिए, यानी 214 आदमी चाहिए। 214 आदमी प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएं, इससे ज्यादा अच्छा है कि हजारों की संख्या में है जिला पंचायत सदस्य और हजारों की संख्या में है सभासद। इन लोगों के साझे वोट बैंक से इनके जो एक निर्वाचक मंडल बना के इनको मुख्यमंत्री के चुनाव में वोट का अधिकार दे दिया जाए, तब जो मुख्यमंत्री चुना जाएगा वो ज्यादा लोकतांत्रिक होगा। ये हमारी 12वीं और 13वीं मांग है। और 14वीं मांग की तरफ चलते हैं, जानते हैं इस बार जनता के लिए क्या मांग है। विश्वात्मा जी नजर डालते हैं 14वीं मांग पे। देखिए, हमारी जो 14वीं मांग है वो शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर है। देखिए, कोई आदमी के जेब में पैसा नहीं है इसलिए वो हॉस्पिटल का इलाज ना करा पाए और मर जाए, ये शर्म की बात। और भारत का संविधान कहता है कि लोगों को गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। जीने का नहीं, जीता तो जानवर भी है, जानवर की तरह जीने का अधिकार संविधान नहीं देता। संविधान कहता है कि भारत के लोग गरिमा के साथ जिएंगे, और जो शिक्षा ही नहीं पा पाया वो गरिमा के साथ कैसे जिएगा। और शिक्षा कोई तभी पाएगा जब बढ़िया प्राइवेट स्कूल में पढ़े। प्राइवेट स्कूल में तभी पढ़ पाएगा जब बाप अमीर हो, पिता अमीर हो, मां अमीर हो। अगर मां बाप अमीर नहीं है, प्राइवेट स्कूलों में जहां 10-10 हजार, 20-20 हजार महीने की फीस है प्राइमरी के बच्चों का, जब इतना पैसा मां बाप के पास नहीं होगा तो कैसे पढ़ पाएंगे। और जब नहीं पढ़ पाएंगे तो आगे चल के सरकारी स्कूल के बच्चे प्राइवेट स्कूल के बच्चों से मुकाबला कैसे कर पाएंगे, और नहीं कर पाएंगे तो बेचारे परीक्षा में फेल हो जाएंगे। फिर आप उनको बोलोगे तुम्हारी बुद्धि कमजोर थी। बुद्धि उनकी कमजोर थी कि हमारा जो राजकाज था ये अन्यायी था, जुल्मी था, अत्याचारी था। अगर राजकाज अत्याचार किया, अपराध किया, जुल्म किया तो ये सजा राजकाज की व्यवस्था को मिलनी चाहिए कि देश की जनता को मिलनी चाहिए। इसलिए हमारी मांग ये है कि शिक्षा और स्वास्थ्य, यानी स्कूल के मामले में, पढ़ाई लिखाई के मामले में, ये जो निजी सिस्टम है, प्राइवेट सेक्टर है, निजी क्षेत्र है, ये पूरी तरह से अलग हो जाए। शिक्षा पूरी तरह से सरकार के द्वारा चलाई जानी चाहिए। इसी प्रकार स्वास्थ्य यानी हॉस्पिटल, इलाज, दवाई, ये पूरा का पूरा सरकार के अधिकार में होना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर वालों को मुआवजा दे करके
कि जो हॉस्पिटलें हैं उनका राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए, नेशनलाइजेशन करना चाहिए। इसी तरह जितने प्राइवेट स्कूल हैं, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, प्राइवेट इंटर कॉलेज हैं, ये जितने कॉलेज हैं, जितने स्कूल हैं, जितने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, उन सब का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए। और इसी तरह हॉस्पिटल और चिकित्सा के क्षेत्र में भी राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन होना चाहिए, जिससे प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा मिले, गुणवत्तापूर्ण अच्छी शिक्षा मिले और समान शिक्षा मिले, और प्रत्येक व्यक्ति को समान दर्जे का स्वास्थ्य सुविधा मिले, और सबको, किसी को पास पैसा है या नहीं है, इलाज सबको अच्छा मिले और सबको मिले, बिना भेदभाव के मिले। इस तरह के शिक्षा और स्वास्थ्य की मांग हमारी 14वीं मांग है। हमारी जो 15वीं मांग है वो महंगाई को लेकर है। देखिए, सरकार जीएसटी लगाती है और सरकार को पैसा चाहिए तो भाई टैक्स तो लगाना पड़ेगा। किसानों के जो सामान है, जो आम जनता के, गरीब जनता के उपभोग के, खाने पीने के सामान है, दाल है, चावल है, सब्जी है, आटा है, ये चीजें हैं, इन पर से जीएसटी हटा दिया जाए। और दूध है, इस सब चीजों में इन पर से हटा दिया जाए, जिसका सीधा असर गरीबों पर और जो निम्न मध्यम वर्ग है उन पर हो रहा है। दूसरी बात हमारी है कि जो टोल टैक्स लग रहा है, इससे लोग बहुत परेशान हैं। अब सरकार चूंकि तमाम तरह के टैक्स गाड़ियों पर ले ही लेती है और रोड टैक्स ले ही लेती है, तो कम से कम जो प्राइवेट वाहन है, निजी वाहन है, उन निजी गाड़ियों से टोल टैक्स हटा दिया जाए। सरकार चाहे तो जो व्यावसायिक गाड़ियां हैं, कमर्शियल वाहन है, उन पर चलने दे, लेकिन टोल टैक्स निजी वाहनों से हटना चाहिए। और दाल, चावल, आटा, चाय, चीनी, इन सब चीजों में से जीएसटी हटना चाहिए, हमारी 15वीं मांग। हमें आपका साथ चाहिए पूरे संसार में युद्धों पर प्रतिबंध लगाने और लोगों को वैश्विक अधिकार दिलाने में। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखिए और ऑनलाइन फॉर्म भर के भेजिए।